हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आई होप तुम लोग काफ़ी अच्छे हो और अच्छे से इंजॉय कर रहे हो तुम लोग। आई होप। चलो ठीक है। सो व्हाट आई स्टार्टेड विथ इन द प्रीवियस क्लास, आई वाज डिस्कसिंग वेव्स। ओके, सो वेव को हम डिस्कस कर रहे थे। आई विल टेक यू थ्रू फर्स्ट। रिवीजन करेंगे कि कल के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था वेव होता क्या है। वेव क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस कहने का मतलब क्या होता है? एनर्जी। ठीक है। वेव एक एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। वेव इज नथिंग बट एनर्जी ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके। दूसरा, उसके बाद मैंने बताया था कि जो वेव है वो ट्रांसफर एनर्जी ओनली, नो मासेस इज बीइंग ट्रांसफर्ड। इसका क्या मतलब था कि अगर तुम्हारा यहाँ पे सपोज कर लो एयर मीडिया है और एयर मीडिया के थ्रू तुम बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो और यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई मैसेज है अपने दोस्त के लिए। डन। तो तुमने कुछ बोला, साउंड भी क्या है? वेव है। उस साउंड को इस एयर मीडिया ने कैरी किया और यहाँ तक पहुंचाया। जब साउंड ट्रैवल कर रहा है से पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी, इट्स नॉट हैपनिंग दैट कि ए पॉइंट के पास जो एटम है, गैसियस एटम है, वो ट्रैवल कर रहा है बी तक। नहीं, मास का ट्रांसफर नहीं होता। किसका ट्रांसफर होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेव्स ट्रांसफर एनर्जी ओनली, नो मास इज ट्रांसफर्ड। ओके। चलो, उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू मीडियम फॉर प्रोपगेशन, राइट। सो इसके दो कैटेगरीज थे। कुछ ऐसे वेव होंगे जिनको चलने के लिए कुछ ऐसी एनर्जी होगी जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडिया की जरूरत होगी, और कुछ ऐसी होंगी जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडिया की जरूरत नहीं होगी, यानी कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, मीडिया हो तो भी ट्रैवल कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर मैकेनिकल वेव, वेव दैट रिक्वायर्स मीडिया। इस वेव को किसकी जरूरत होती है? मीडिया की जरूरत होती है, ठीक है। और दूसरा क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन मैकेनिकल वेव कह सकते हो, और इसको कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस कह सकते हो लाइट वेव। और कल के क्लास में मैंने थोड़ा सा झलक बताया था इसके बारे में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसके नाम से ही क्लियर है इसमें क्या क्या टर्म्स है। इसमें टर्म्स है तुम्हारा इलेक्ट्रो का, और किसका टर्म है? मैग्नेटिक का। इस वेव में, इस एनर्जी में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। डन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होगा? उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। और जिस डायरेक्शन में तुम्हारा वेव ट्रैवल कर रहा है, ये ले लो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इट डजंट रिक्वायर एनी मीडिया फॉर ट्रैवलिंग। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ वेव्स नाउ, बेस्ड ऑन मैकेनिकल वेव भी का नेचर क्या होगा? तो कुछ मैकेनिकल वेव्स लॉन्गिट्यूडनल थे, कुछ मैकेनिकल वेव्स ट्रांसवर्स थे। डन। नेचर ऑफ वेव्स कहने का मतलब वेव शेप कैसा होगा, वो किस तरह से मीडिया के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। डन। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था? एग्जाम्पल साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, दिस इज योर साउंड वेव। और अगर इसका एग्जाम्पल बताऊं तो, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, ओके ओके, दैट इज वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। सो लॉन्गिट साउंड वेव जो होता है वो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हमने अभी अभी देखा जो वेव मीडिया के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, वो क्या होगा? उस एनर्जी को ट्रैवल करने में ये जो मीडिया का पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि अगर एनर्जी ए से बी तक ट्रैवल किया तो पार्टिकल भी, मीडिया का पार्टिकल्स भी ए से बी तक जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन
अगर यहाँ पे एनर्जी आया है, वेव आया है इस मीडिया में, वेव मीन्स एनर्जी, तो वो इन पार्टिकल्स के साथ किसी भी तरह से इंटरेक्ट तो करेगा। क्योंकि अगर तुम खड़े हो बाहर, तेज हवा चली, तो तुम्हारा स्टेट कुछ ना कुछ चेंज तो होगा, क्योंकि यू हैव अ मास। सो अगर तुम हल्के मास के हो तो हो सकता है गिर जाओगे, स्ट्रांग हो तो थोड़ा सा ऐसे सेक करोगे, लाइक, बट वी विल इंटरेक्ट विथ एनर्जी, राइट। उसी तरह से यहाँ पे जो वेव आ रहा है, उससे ये मीडिया का पार्टिकल्स इंटरैक्ट करेगा। अब इंटरैक्शन कैसे होगा, उसी इंटरैक्शन के बेसिस पे हमने वेव को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बोला है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल के केस में ये होता है कि जो ये पार्टिकल्स हैं, जब ये एनर्जी ऐसा होगा कि ये इसको इसकी इधर की तरफ धक्का देगा, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स इसके काफी पास जाएगा, ठीक है। सो पार्टिकल्स पास पास आएंगे, यानी कि एक हाई डेंसिटी जोन बनेगा, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कॉम्प्रेशन, ठीक है। सो हाई डेंसिटी जोन बना, लेकिन एनर्जी जब यहां तक आया तब वो हाई डेंसिटी जोन बना, फिर एनर्जी क्या होगा, वापस जाने लगेगा। यहां से जब यहां से वापस जाएगा तो इधर के पार्टिकल्स इधर की तरफ जाएंगे, और जब यहाँ के पार्टिकल्स इधर की तरफ जा रहे तो इस एरिया में कम पार्टिकल्स बचेंगे। यानी कि जब ये वेव ट्रैवल करेगा तो कुछ ऐसे रीजन बनेंगे जहां पे डेंसिटी कम होगा मटेरियल्स का, और कुछ ऐसे रीजन बनेंगे जहां पे डेंसिटी, सॉरी, कहीं पे डेंसिटी ज्यादा होगा और कहीं पे डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो जहां पे डेंसिटी ज्यादा है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं कॉम्प्रेशन, और जहां पे कम है उसको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। सो बेसिकली वेव ट्रैवल कर रहा है इधर, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज सेम, डन। सो सच काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इस केस में ऐसा नहीं हो रहा कि पार्टिकल तुम्हारा यहाँ का पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा, वो बस कॉम्प्रेस हो रहे हैं, और जैसे ही एनर्जी का इफेक्ट खत्म होगा वो वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे, हमने क्या किया, एक मीडिया है, ठीक है, इसको हमने डिस्टरबेंस दिया इस फॉर्म में। पिस्टन क्या है, पिस्टन को हमने कुछ एनर्जी दिया और उसने गैसेस मॉलिक्यूल्स को ऐसे प्रेस किया, तो क्या होगा, काइंड ऑफ एक वेव जनरेट हुआ, एनर्जी दिया गया, एंड दिस वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। और यहाँ पे देखो ये रीजन क्या दिख रहा है, जो ब्लैक, थोड़े डार्क ब्लैक है ना, वो कॉम्प्रेशन का रीजन है, और जो लेस डार्क है वो कौन सी रीजन है, दे आर रेयरफैक्शन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एनर्जी इधर ट्रैवल कर रहा है और इसी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये ना वेव का शेप दिख रहा है तुम्हें, डन। और जब ये इस शेप का वेव जब मीडिया के थ्रू क्रॉस करेगा तो क्या होगा, सपोज कर लो यहाँ पे एटम है ऐसे। सो वेव ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। सपोज कर लो ये पॉइंट, वेव का ये पॉइंट इस पार्टिकल के पास पहुंचा, तो ये पार्टिकल को वो इतना ऊपर की तरफ ले जाएगा, डन। सो एनर्जी किधर ट्रेवल कर रहा है, इधर, डन। एनर्जी किधर ट्रेवल किया, इधर, यानी कि यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और वो ट्रेवल करके कहाँ जा रहा है, यहाँ। सो डायरेक्शन इन विच एनर्जी इज फ्लोइंग इज दिस, and particle of media is getting displaced parallel to the uh, perpendicular to the direction in which wave is traveling, डन। सो यहाँ पे सिंस डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, इस तरह के वेव को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। कल की क्लास में मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया था, ठीक है। चलो, नाउ देयर आर टर्म्स रिलेटेड विथ वेव थिंग, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। इसको समझाने के लिए मैं ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लेती हूँ। सपोज कर लो ट्रांसवर्स वेव को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। सो एक्चुअली दोनों ही सेम होंगे, मीन्स
शेप काफी ज्यादा पेन जैसा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मैक्स, अगर तुम इसको डिस्प्लेसमेंट ले लो और इधर टाइम ले लो, ठीक है, इसको y से डिनोट कर लो। सो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है इतना, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इतना, इन नेगेटिव एक्स नेगेटिव डायरेक्शन, y डायरेक्शन। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको क्या बुलाते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है तुम्हारा एक वेव फॉर्म को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, यानी कि एनर्जी को यहां से यहां तक, एनर्जी को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अगेन कल के क्लास में मैंने बताया था कि ये शेप ऐसे कैसे आ रहा था, ठीक है। सो रिवीजन में आई कांट गो इनटू डिटेल, बट टर्म्स को समझते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, एनर्जी को यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली number of oscillation और number of waveform that is getting generated in 1 second, और frequency और टाइम पीरियड का रिलेशन होता है 1/t, ठीक है। फाइनली जो वेवलेंथ, और एक और टर्म होता है क्रेस्ट और ट्रफ। सो क्रेस्ट किसको कहते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को हम क्रेस्ट बुलाते हैं, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बुलाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बुलाते हैं, ट्रफ। सो दिस पॉइंट इज ट्रफ। नाउ वेवलेंथ, वेवलेंथ को मैंने काफी डिटेल में और सही से समझाया था तुम लोगों को। वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सेम फेज। थोड़ा ट्रिकी था। सो बेसिकली अगर मैं इस वेव को और थोड़ा लंबा बनाऊं, अगर तुम बच्चों वाली डेफिनेशन देखोगे तो बच्चों वाला डेफिनेशन क्या होता है, दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को भी क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन सिंस तुम लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो ऐसे पॉइंट्स जिनका फेज सेम है उनको क्या बुलाते हैं, डिस्प्लेस उनको, दो ऐसे पॉइंट जिनका फेज सेम है उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बुलाते हैं, वेवलेंथ। फेज सेम का क्या मतलब था, आज भी मैं रिपीट कर देती हूँ। सेम फेज का मतलब क्या था, सेम डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट थिंग। और दूसरी थिंग ये थी कि सेम टेंडेंसी। मैंने टेंडेंसी को एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब क्या है, जैसे अगेन आई एम गोइंग इनटू दैट। सो इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इतना है, सिमिलर ऐसा पॉइंट यहाँ है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट इतना है, और सिमिलर यहाँ पॉइंट यहाँ है। इन तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 2 3, इन तीनों का ही डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो क्या 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहेंगे, 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे वेव किधर जा रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। उसका टेंडेंसी है नीचे की तरफ जाने का। यहाँ पे टेंडेंसी क्या है, ऊपर की तरफ जाने का, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे टेंडेंसी क्या है, नीचे की तरफ जाने का। सो कहाँ पे टेंडेंसी सेम है, 1 2 3 तीनों ही जगह डिस्प्लेसमेंट सेम है, टेंडेंसी सेम कहाँ है, 1 और 3 के पास। सो 1 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बुलाओगे, वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन सेम फेज। सेम फेज कहने का मतलब उस पॉइंट्स के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है और उनका टेंडेंसी सेम है, ठीक है। दैट इज द थिंग। नाउ मटेरियल प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल वेव प्रोपगेशन। जैसे मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडिया की जरूरत है ना। सो क्या हर मीडिया के थ्रू वेव ट्रांसफर होगा, डन, दिस इज द क्वेश्चन। सो नहीं होगा, मीडिया का सर्टेन प्रॉपर्टी होना चाहिए वेव के ट्रांसफर के लिए, जैसे इलास्टिसिटी। अगर मीडिया इलास्टिक होगा तभी वेव का ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है। कल के क्लास के थ्रू इसके लिए जरूर जाना तुम लोग। सो इलास्टिक कहने का मतलब, जैसे अभी अभी देख रहे थे ना, अगर वेव जा रहा है, अगर एनर्जी पास कर रहा है मीडिया के थ्रू, तो ये पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं और फिर वापस से अपने पोजीशन पे आ रहे हैं। सो इसका क्या मतलब है, इलास्टिसिटी से मतलब है कि एक तो इनके पास टेंडेंसी है डिस्प्लेस होने का और वापस से अपने पोजीशन पे आने की टेंडेंसी है। सो दिस इज इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो इलास्टिक होना चाहिए, नहीं तो मीडिया डिस्टॉर्ट हो जाएगा।
ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज इनर्शिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल में तुम लोगों को बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर तुम्हारे पास कुछ मास है और अगर तेज हवा चलती है तुम अफेक्ट होगे। सो मीडिया अफेक्ट कब होगा, मीडिया वेव के ट्रांसफर को असिस्ट कब करेगा, जब उसके पास इनर्शिया होगा, मास होगा। ठीक है, सो दैट पार्टिकल कैन स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट देयर मेन पोजीशन। डन। सो अगर ये पार्टिकल एनर्जी को स्टोर कर पाने में पॉसिबल केपेबल नहीं है तो वो इधर की तरफ डिस्प्लेस नहीं होगा और वो एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इनर्शिया इज रिक्वायर्ड। देन इसीलिए आगे जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव को पढ़ेंगे हम थ्रू मीडिया। जब भी हम वेलोसिटी ऑफ वेव थ्रू मीडिया पढ़ेंगे, मीडिया गैस हो, फ्लूइड हो, सॉरी गैस फ्लूइड आर सेम थिंग, गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा उसमें इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी दिखेगी, इनर्शिया दिखेगा। यानी कि इलास्टिसिटी अगर याद करो तो गामा, बीटा और क्या था, जी था ना, ऐसे कुछ टर्म्स। ये सारे टर्म्स किसको डिफाइन करते हैं, इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। सो वेलोसिटी में तुम्हें इलास्टिसिटी का इनमें से कुछ चीजें अगर अगर तुम्हारा फ्लूइड सॉरी अगर तुम्हारा वेव सॉलिड के थ्रू पास कर रहा है तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रोल हो सकता है। अगर वो फ्लूइड के थ्रू पास कर रहा है तो बीटा आ सकता है। ठीक है, दिस इज डिफरेंट शियर स्ट्रेस, सो दैट इज डिफरेंट अ बिट। समझ रहे हो। और वेलोसिटी ऑफ वेव के फॉर्मूला में मास का भी टर्म दिख सकता है तुम्हें। सो आगे हम देखेंगे। वेव स्पीड कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था। अभी अभी हमने देखा कि देखो यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलोगे, लैम्डा होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का टेंडेंसी है ऊपर की तरफ जाने का, और जो वेव को ऐसे और एक्सटेंड कर लो सो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका भी टेंडेंसी है इधर जाने का, एंड दोनों का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सो इनके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ। डन। और यहाँ से यहाँ वेव को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सो वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी हो गया ना लैम्डा बाई टी। वेलोसिटी क्या हो गया, लैम्डा बाई टी। अब देखो लैम्डा बाई टी को तुम और किस टर्म में लिख सकते हो, ओमेगा के टर्म में और वेव नंबर के टर्म में। डन। कल के क्लास में मैंने बताया था वेव नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो तुम लोगों को क्लास आना चाहिए था, अगर नहीं आए थे तो तुम लोग को लेक्चर देखना चाहिए था। 2 पाई बाय लैम्डा मैंने बताया था इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। सो ओमेगा को क्या लिखोगे तुम, 2 पाई बाई टी, ये लिखोगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग एक काम करते हैं, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई के। टी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बाई के। सो वेलोसिटी ऑफ वेव को हम क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड, या उसको बोल सकते हैं ओमेगा बाई के। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के इज योर व्हाट, के इज योर वेव नंबर, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा। सो इन जनरल ये तुम सोच रहे होगे कि मैम ने अभी भी बोला वेव ऑफ स्पीड में यंग्स मॉड्यूलस जैसा टर्म दिखेगा, मास जैसा टर्म दिखेगा, वो तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वेव का स्पीड लिखा है ना वो मीडियम को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा है। हमने वेव में जो जनरल जनरल टर्म्स होते हैं उसके बेसिस पे वेलोसिटी को लिख दिया, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम का यूज किया। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स लैम्डा, टाइम पीरियड, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने स्पीड को लिखा है, आगे हम देखेंगे उस चीज को भी। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ट्रू फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेव्स। ठीक है, बी इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बी इट मैकेनिकल, बी ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, कुछ भी। ठीक है, नाउ वी विल सी इक्वेशन ऑफ वेव। वेव का इक्वेशन कैसे लिखें, हमें वेव इसी शेप का ऐसे देखना है। ठीक है, सो ये साइन फंक्शन दिख रहा है, कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि साइन और कॉस। अब देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं एनी टाइम इंस्टेंट टी वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ पोजीशन एक्स। अब यहाँ पे तुम देखो ये है क्या, जैसे ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे मीडिया का पार्टिकल्स होगा
और वेव के ट्रैवल करने की वजह से ये पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ चला गया, ये पार्टिकल यहाँ चला गया, ये पार्टिकल यहाँ चला गया, ठीक है। सो ऐसे ऐसे, सो दिस आर ऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स स्नैपशॉट, ठीक है। और उसका स्नैपशॉट ऐसा है, इसलिए हम बोल रहे हैं वेव साइनोसाइडल है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना है यहाँ पे, एट एनी पोजिशन वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। सपोज कर लो, अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड डायग्राम में देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने फिक्स किया, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इतना है, ये पॉइंट यहाँ से जंप करके यहाँ गया है बिकॉज ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, वेव पासिंग थ्रू इट। अब देखो, जैसे जैसे एनर्जी ऐसे आगे की तरफ जा रही है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी देखो अलग अलग है ना, इस पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग है। डन। और अगर मैं पार्टिकल यहाँ पे सेलेक्ट करूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी टाइम टी के साथ इसके जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। यानी कि जो मीडिया का पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इस पे कि तुमने मीडिया के पार्टिकल को सिलेक्ट कहाँ पे किया है, एक्स का पोजीशन क्या है, ठीक है। और दूसरा, कितने टाइम पे डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, टी इक्वल टू 0 पे इतना है तो सर्टेन टाइम के बाद कुछ और हो जाएगा। यानी कि मीडियम पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज फंक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट्स पोजीशन। डन। सो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है y जो है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज फंक्शन ऑफ x एंड t, यानी कि कितने टाइम पे तुम y का वैल्यू चेक कर रहे हो और x का पोजीशन क्या है वहां पे। डन। सो y इज दिस, इसलिए y क्या हो गया तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट का स्नैपशॉट ही वेव का शेप है। यानी कि जो वेव का इक्वेशन होगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ठीक है। देखो वेव थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए इसके हर डिटेल में जाना चाहिए धीरे धीरे, और तुम लोग एनसीईआरटी बुक के थ्रू जरूर जाना और समझोगे। नाउ इक्वेशन देखो, मैं इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपगेटिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। डन। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें हो गई ना यहाँ पे कि वेव जो है, वाई जो है वो कैसे फंक्शन है एक्स और टी का, वो समझ गए। उसके बाद तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं समझना, उसके बाद डायरेक्टली तुम्हें इक्वेशन से डील करना है। सो अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि वेव अगर इधर की तरफ जा रहा है, इधर, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, वाई एक्स टी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। ए तुम्हारा क्या है, एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये वाला वैल्यू है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा है वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या है, वेव नंबर, फाई क्या है तुम्हारा, फेज कांस्टेंट, फाई क्या है, फेज कांस्टेंट, ये हमने एसएचएम में भी देखा था। यानी कि वो कांस्टेंट जो ना तो एक्स पे डिपेंड करता है ना ही टाइम पे, क्योंकि ये यहाँ पे ना तो एक्स का टर्म है ना ही टी का टर्म है। डन। नाउ इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपगेटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, उस केस में यहाँ पे माइनस की जगह क्या होगा, प्लस होगा, ओनली डिफरेंस इज दैट, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बट वी नीड टू गो इनटू मोर डिटेल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। सो इफ यू आर मोर क्यूरियस यू कैन डू वन थिंग, यू कैन गो थ्रू एनसीईआरटी, जो भी मैंने तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है उसके हेल्प से तुम लोग उस चीज को इजिली समझ जाओगे, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दैट। Then if you are interested. Now, other form of equation. अब यहाँ पे देखो, अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहने का मतलब ओमेगा को अगेन रिप्लेस किया जाएगा, टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, सो ओमेगा को लिखा जाएगा 2 पाई बाई टी, के को क्या लिखोगे, 2 पाई बाई लैम्डा। सो इफ यू पुट दैट थिंग, दिस विल बिकम हाउ मच, ओमेगा की जगह क्या रख रहे हो, 2 पाई बाई टी, सो ये क्या होगा देखो, ए साइन व्हाट ओमेगा है ना, 2 पाई बाई टी प्लस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स प्लस 5, 2 पाई को कॉमन लिया है, ठीक है। सो ए साइन 2 पाई, यहाँ पे टी था सॉरी, टी बाई कैपिटल टी प्लस एक्स बाई लैम्डा प्लस 5/2 पाई, जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग। प्लस माइनस, प्लस कब लोगे, जब वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव कब लोगे, जब वेव पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है। एनीवन हैविंग एनी डाउट?
किसी को कोई डाउट है? Yes, you can let me know if you have any doubt. Anyone, any doubt? Okay. तुम लोग बोलते नहीं हो, पता है ये बहुत इरिटेटिंग होता है. Not always it is entertaining, I'm telling you. This is very difficult for a teacher to cope with such kind of environment. You should understand this thing. It's my mistake that I time and again I ask for the same thing. Sorry. Now what is phase? So what if whatever angle is going under sine, that is your phase. So अभी अभी हमने इक्वेशन लिखा था, y is equal to a sine kx minus omega t plus phi. So this is the whole angle sine of this. So this whole of this is called phase. ठीक है? Is called, and there is a term called phase constant. So phase constant is what? Phase constant is called initial phase. Initial phase कहने का मतलब t equal to 0 and x equal to 0. So if you're putting t equal to 0, x is equal to 0, what is the value here left? That is 5. So that is called initial phase, and that is also called phase constant. Done? Clear. So it will let us know about what is the initial shape of a wave, where is the disturbance initially, and of what shape. Right. Speed of wave, now we will see. So here a point we are concentrating on. So again, this a point is what? A point on wave, and how it will move ahead. Just let's see. So this point A is moving like this. Okay. So as the time is changing, x is also changing. So अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को बोलूं wave y equal to क्या था? a sin kx minus omega t plus phi. यहाँ पे यही होगा इक्वेशन, क्योंकि इनिशियली देखो, इनिशियल स्नैपशॉट ऐसा दिया है, इनिशियली ये यहाँ है, यानी कि x इक्वल टू 0 पे तुम्हारा और t इक्वल टू 0 पे y भी क्या है? 0 है. सो इफ एट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, अगर y 0 है, इट मीन्स फाई का वैल्यू क्या है? 0. क्योंकि अगर तुम x 0 पुट करोगे, t 0 पुट करोगे, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस फाई बचेगा. सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a साइन फाई. और अगर y 0 है तो फाई क्या है? 0. डन. या फिर अगर नहीं भी है, तुम जनरल इक्वेशन भी अगर लेकर चलो, तो हमारा वेव का फेज क्या है? वेव का फेज क्या है? वेव का फेज है kx minus omega t plus phi. Let's say this is the phase of the wave. So at any time t, position of A is here, A point is here, position of point A on the wave is here, and as we will change the time, this position is going to change. Done? और ये पोजीशन कैसे चेंज करेगा? जैसे यहाँ पे देखो, अगर y का वैल्यू तुम्हें चेंज करना है तो क्या, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से ऐसे ऐसे लिख दो इसको, a साइन ऑफ सम एंगल, एंगल को फेज लिख देती हूँ मैं. ठीक है. सो y का वैल्यू कैसे चेंज करेगा? जब साइन का वैल्यू चेंज करेगा. डन. और साइन का वैल्यू कैसे चेंज करेगा? साइन का वैल्यू कैसे चेंज करेगा? जब इसके अंदर का एंगल क्या होगा? चेंज होगा, है ना? जब इसके अंदर का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा. डन. सो इफ वी फोकस ऑन सर्टेन पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को फोकस कर लूं, ठीक है, सो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट मैंने x को फिक्स कर दिया. x को क्या कर दिया? फिक्स. क्योंकि मैं सर्टेन पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ, तो x तो फिक्स हो गया. अब डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइम, इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस फिक्स पॉइंट विल बी डिफरेंट डिफरेंट.
ठीक है। सो अगर मैं मटेरियल मीडिया को फिक्स करूं तो ऐसा सीन दिख रहा है, लेकिन अगर मैं वेव पे कोई भी इस पॉइंट को फिक्स किया, इस पॉइंट को, जैसे तुम लोग, मैं समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि वेव में, या फिर तुम सिंपल मैथमेटिक्स में आ जाओ, ये साइन का फंक्शन है, ठीक है। साइन का यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे फेज क्या होगा, जैसे यहाँ पे फेज क्या है, π/2 एंगल है ना। सिमिलरली यहाँ पे कुछ फेज होगा, देन एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, जैसे जैसे वेव जब चलेगा आगे की तरफ, तो जो भी वेव पे पॉइंट ये है, ये पॉइंट तो चेंज नहीं होगा, जैसे देखो ये जा रहा है आगे, इसका डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट ऑन दिस वेव इज सेम at a same distance from the x axis, so it's not changing. Can you see it? जैसे देखो, जैसे ये वेव इधर की तरफ जाएगा, पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस will not change. We are fixing a point on the wave, not on the media. वेव की वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, सो वेव पे पॉइंट को फिक्स किया, और जब ये वेव चलेगा तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज नॉट चेंजिंग, दैट इज वाई इज नॉट चेंजिंग। एंड वाई कब चेंज नहीं करेगा, जब तुम्हारा यहाँ पे जो फेज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और फेज कांस्टेंट का मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, कांस्टेंट। डन। अब तुम इसको डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रेस्पेक्ट में, सो के डी एक्स बाई डी टी माइनस ओमेगा डी टी बाई डी टी प्लस डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू डी के बाई डी टी। अब आप ध्यान से देखो, दिस इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, दिस इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, dx बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी, सो के वी माइनस ओमेगा विल बी जीरो। सो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया, ओमेगा बाई के, वही आया था ना पहले, हमने फॉर्मूला लिखा था ना यहाँ पे प्रीवियस केस में। ओके, इट्स टू लॉन्ग बैक, इट वाज वेस्ट गोइंग बिहाइंड, एनीवे यहाँ पे वेलोसिटी क्या आया था, ओमेगा बाई के, ये हमने कैसे निकाला था, लैम्डा बाई टी से। अब देखो यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ वेव से भी हमें जो वेलोसिटी मिला है, उस वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज ऑल्सो ओमेगा बाई के। सो ये कहाँ से आया, दिख रहा है तुम लोगों को। नाउ वेव स्पीड ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब ये क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ऐसा स्ट्रेच्ड है, दो पॉइंट की तरफ फिक्स है, और इस पे अगर वेव ट्रैवल कर रहा है तो इस वेव का स्पीड क्या होगा, अगेन वेव का स्पीड हमेशा ही ओमेगा बाई के लिख सकते हैं, है ना, दिस इज फैक्ट। लेकिन अगर मुझे मीडिया के पैरामीटर्स दिए हुए हैं, यानी कि हमें दिया हुआ है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ क्या है, और वेलोसिटी बताओ वेव का क्या होगा इसके ऊपर जो चल रहा है उसका, तो कैसे बताओगे, ठीक है। सो वेलोसिटी बाय प्रॉपर डिमेंशनल एनालिसिस हमें वेलोसिटी जो मिला है वो मिला है टी बाई म्यू। टी क्या है तुम्हारा, टी है टेंशन इन स्ट्रिंग। अगेन ये कैसे आया है, एक स्पीड ऑफ वेव इन केस ऑफ फ्लूइड मैं डिराइव करके दिखा दूंगी, दिस वन यू विल डू, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज टेंशन इन स्ट्रिंग एंड दिस म्यू इज व्हाट, दिस म्यू इज योर मास पर यूनिट लेंथ। So what is the velocity? Velocity of wave on a stretched string is t by mu. You can always use omega by k if you know. But if you are given tension, you are given mass per unit length, then you will write mu. Then tension has to do with elasticity. If particle is what very much stiff, then it will be very much difficult to generate tension in it, है ना, उसको स्ट्रेच करना काफी मुश्किल होगा, एंड अदरवाइज इट विल बी मोर इजियर, ठीक है। सो टेंशन हैज टू डू विद इलास्टिसिटी, म्यू हैज टू डू विद व्हाट, इनर्शिया। सो दस वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, elasticity of the media and on inertia. So the speed of wave is related to the wave's frequency. चलो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से सारी चीजें हटाती हूँ। So the speed of wave is related to the wave's wavelength and frequency that we have already seen. And what is that value? Velocity is equal to mu lambda. Velocity कितना आया था हमारा, lambda by t. 1 by t को क्या बोलते हो, frequency f lambda. So velocity को mu यहाँ पे frequency है, ठीक है। So velocity equal to f lambda that I have seen.
But how this velocity is coming, wavelength of the wave will depend on, जैसे कोई भी एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में टेंशन कैसा जनरेटेड है, इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है, यानी कि इसका इनर्सिया क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि इस पे जो वेव जनरेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है और उसका वेवलेंथ कैसा है. इन शॉर्ट, velocity of wave on stretched string can also be written in terms of its elasticity and its inertia. ठीक है, सो यहाँ पे यही चीज है. सो वेलोसिटी क्या आएगा, p बाई म्यू. डन. क्योंकि ये कहाँ से आया है मैं तुम लोग को हिंट दे देती हूँ. ऐसा सोचो जैसे चैप्टर 1 में तुम लोग पढ़े होगे, दैट इज व्हाट, चैप्टर 1 क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन. उसमें एक depends on tension and mu. So calculate the value of, or calculate the equation of velocity in terms of t and mu. So निकाल सकते हैं डिमेंशनल एनालिसिस करके. और जब हमने वो किया तो हमें ये आया. उस इसका एक ड्रॉबैक होता है कि वी कांट कैलकुलेट एग्जैक्टली द मैथमेटिकल थिंग और कांस्टेंट. सो यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू भी 1 था. सो दैट इज व्हाई दिस इज t बाई म्यू. ठीक है. स्पीड ऑफ साउंड वेव. अब देखो ये वेव कैसा था, ट्रांसवर्स वेव था, क्योंकि दिस इज वेव स्पीड ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे जो वेव जनरेट होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है. दैट इज ट्रांसवर्स वेव. सो दिस फॉर्मूला वाज फॉर व्हाट, ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग. नाउ स्पीड ऑफ साउंड वेव. So speed of sound wave in material media can also be written as what? General formula अभी भी वो true होगा, f lambda. ठीक है. But sound wave travels in the form of compression and rarefaction. We have seen the elastic property that determines the stress under compressional strain is the bulk modulus of the media. क्योंकि देखो वहां पे compression जनरेट हो रहा था. सो किसी भी मीडिया को तुम कितना कॉम्प्रेस कर सकते हो इज टॉकिंग अबाउट इट्स बल्क मॉड्यूलस. क्योंकि बल्क मॉड्यूलस में हम क्या करते थे, फ्लूइड जो है वो क्या करता था, एक प्रेशर एक्सर्ट करता था चीजों पे, है ना. सो समवॉट इतने डिटेलिंग में जाना नहीं हमें. इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा वेलोसिटी, एंड हियर दैट इलास्टिक प्रॉपर्टी विल बी व्हाट, बल्क मॉड्यूलस. ठीक है. सो बल्क मॉड्यूलस को क्या बोलोगे, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि force per unit area divided by volumetric strain. This is bulk modulus. ठीक है. And dimension of bulk modulus is what, this one. You can calculate it. It will come as this. Okay. So pressure का dimension रख सकते हो. ये तो तुम्हारा dimensionless हुआ. ठीक है. और प्रेशर का डिमेंशन क्या होगा, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स इज व्हाट, ml t minus 2. एरिया इज व्हाट, l square. So ml minus 1 t minus 2. That is the dimension of bulk modulus. Now वेव का स्पीड डिपेंड करेगा इनर्शियल प्रॉपर्टी पे भी, and that inertial property is what, mass density, that is rho. Since we are talking about fluid, so here linear mass density की बात नहीं करेंगे, volumetric mass density की बात करेंगे. That is in general denoted by rho, that is mass per unit volume. So ml minus 3. अब तुम्हें क्या निकालना है, डिमेंशनल एनालिसिस से तुम्हें क्या निकालना है, velocity का वैल्यू. So velocity is depending on what, bulk modulus and what, bulk modulus and rho. तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे कि velocity is equal to बीटा का पावर a, rho का पावर b. लिखोगे कुछ ऐसा. अब देखो बीटा कितना था, ml minus 1 t minus 2, इसका पावर a ले लो, और डेंसिटी दिस इज ml minus 3 का पावर b ले लो, वेलोसिटी lt minus 1. अब दोनों तरफ L का जो भी पावर है RHS में सेम पावर L का होगा LHS में. सो दिस साइड L का पावर इज 1, दिस साइड L का पावर इज व्हाट, minus a minus 3b. दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1. ठीक है. लेट्स से m का पावर यहाँ पे क्या है, m का पावर है a प्लस b. a प्लस b क्या हो जाएगा, इधर m का पावर 0 है, सो दिस इज 0.
Now t का power is how much? This is -2a and this is -1. So -2a equal to -1. So a का वैल्यू हमें मिल गया 1/2 and a is what? a बीटा का पावर क्या होगा? 1/2. b का वैल्यू निकाल लो, a 1/2 है तो b कितना होगा? -1/2. सो हमें मिल गया a है 1/2, b है -1/2. अगर ऐसा करोगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? डायमेंशनली बीटा बाई रो रूट अंडर, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे ऐसा किया है, और वेलोसिटी क्या आएगा? बीटा बाई रो, एंड विथ डिमेंशनल मेथड वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। सो एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि सी का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। सो वेलोसिटी इज बीटा बाई रो। Done. So we studied about two things. One was your what? One was your velocity of transverse wave on a string. That was v equal to root under t by mu, and this is velocity of wave through fluid. Okay, and that is how much? Root under beta by rho. Okay. Chalo. So for a linear medium like solid bar, the lateral expansion of bar is negligible and we may consider it to be only under longitudinal strain. ठीक है. And in that case v will become equal to gamma by rho. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी अभी हमने जो साउंड वेव का क्या पढ़ा? साउंड वेव का वेलोसिटी पढ़ा थ्रू फ्लूइड। तो हमें फॉर्मूला क्या आया? हमें फॉर्मूला आया रूट अंडर बीटा बाई रो। अब सपोज कर लो यहाँ पे एक मीडिया है जो कि सॉलिड है और इसके थ्रू साउंड ट्रेवल हो रहा है। ट्रेवल कर सकता है साउंड, ऐसे ट्रेवल किया, ठीक है, और ये ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा। अब देखो सॉलिड में हम लोग like solid bar, the lateral expansion of the bar is negligible. Means we can't say here, like we all have studied in elasticity also, if there is a solid kind of thing and if we push it like this, then there gets generated longitudinal strain. Okay, it's very much difficult to generate here longitudinal what sorry, not longitudinal, it's very difficult to generate here lateral expansion. That is, we can't say if this is a solid, pressure is getting exerted like this and its volume will decrease in the way fluid volume gets decreased because of application of pressure. Same thing won't happen here, right? So in case of solid, instead of writing beta, we write what? Gamma. डन। सो साउंड के केस में अगर तुमसे पूछता है वेलोसिटी थ्रू फ्लूइड, तो तब तुम लोग फॉर्मूला क्या यूज करोगे? रूट अंडर बीटा बाई रो। एंड इफ यू आर आस्क्ड वेलोसिटी ऑफ साउंड in material medium, that is through solid, then beta will get replaced by gamma. Why? Because volumetric strain is doesn't get generated in case of solids, that is very much negligible. In case of solid, longitudinal strain gets generated. That's the thing. Okay. Chalo. So where y is Young's modulus of elasticity. Now speed of sound waves in air. Now particularly fluid के बारे में हमने पढ़ा. Fluid में क्या पढ़ा? Velocity of sound beta by rho. Fluid में भी अगर हम air की बात करें तो velocity of sound in air क्या होगा? So न्यूटन ने फॉर्मूला दिया। न्यूटन ने ये कहा कि जो साउंड जब एयर के थ्रू ट्रैवल करता है तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। वो कैसा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल। ये न्यूटन का कहना था। और उसके अकॉर्डिंग अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो जैसे इस केस में हम क्या करेंगे? बीटा की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। बीटा क्या होता है हमारा? डेल्टा पी बाई माइनस माइनस साइन देते हैं, डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। सो लेट्स see what will be the value for beta here in terms of pressure or something. If sound passing through air is an isothermal process, so for isothermal process PV is equal to NKBT, ठीक है। यानी कि PV इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? NRT लिखते हैं ना। और यहाँ पे N की जगह क्या लिखा गया है? PV इक्वल टू number of molecule by Avogadro number
आर टी, आर बाई एन ए करोगे तो के बी हो जाएगा. सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. डन. Now let's calculate its partial differentiation. So partial differentiation क्या होगा? P को constant रखो, V को differentiate करो, V को constant रखो, P को करो. यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि partial differentiation मैंने पहले बताया है, इसलिए I don't need to discuss it in detail. Delta T. और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल. सो दिस होल वैल्यू विल become equal to what? Zero. This is zero, and if this is zero, then what will happen? What will be the pressure? You can see here pressure is equal to this much. Done. So delta P by delta V by V किसके बराबर आ रहा है? प्रेशर. यानी कि बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर है? प्रेशर के बराबर है. So here velocity can be written as what? बल्क मॉड्यूलस की जगह क्या लिख सकते हैं? P. So P by rho. Done. This is rho. Density. Done. Density of air. This will become, and this is P. डन. सो अगर तुमसे कोई कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि साउंड इज मूविंग थ्रू एयर एंड द प्रोसेस इज आइसोथर्मल और इट इज फॉलोइंग न्यूटन्स फॉर्मूला, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ वेव? इन दैट केस v इक्वल टू क्या लिखोगे आप? रूट अंडर p बाई रो. ठीक है. लेकिन इनके बाद एक साइंटिस्ट आए लैपलेस, उन्होंने कहा कि जो एयर है वो साउंड जो है जब वो एयर के थ्रू ट्रैवल करता है तो वो प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं, एडियाबेटिक होता है. यानी कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होगा, एडियाबेटिक होगा. मतलब पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. सो इस केस में क्या होगा? पीवी गामा कांस्टेंट होगा. अब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लो. सो पी को कांस्टेंट लेके वी गामा को डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा गामा वी गामा माइनस वन डेल्टा वी प्लस वी गामा को कांस्टेंट ले लो डेल्टा पी इक्वल टू जीरो. नाउ इफ यू विल रीअरेंज इट, you will get what? Gamma P is equal to delta P by this. So delta P by delta V by V, है ना? गामा माइनस गामा कट जाएगा. So this is what? This is bulk modulus. So now bulk modulus is not P, it is gamma P. Done. So here velocity will become gamma P by rho, and this is called Laplace correction. So if in question Laplace correction is given, then formula for speed of sound in air you have to take as gamma P by rho. Clear? Chalo. And for air, gamma is 7 by 5, and Laplace, what Laplace did, he put the value and he got the speed of sound same as we see it. ठीक है. So speed of sound near about इतना होता है और इस फॉर्मूला से भी इतना ही आ रहा था. So this formula is more accurate. Okay. Now what are the factors which affect speed of sound? Just take breath for some time and then we will start. Okay. Okay. So factors affecting the speed of sound. Speed of sound will depend on medium of propagation. Okay. So a speed of sound in solid is greater than that of liquid, greater than that of gas. Done. And why it is like this? Solid and liquid have higher mass densities. जैसे velocity क्या था तुम्हारा? एक ऊपर elasticity का unit था, and suppose I am taking this formula. Okay. So density. If density is higher, what will happen? Solids and liquids have higher mass densities than gases, but solids and liquids are less compressible than air, so have a much greater bulk modulus. And that is why sound waves travel faster in solid and liquid. दो देखो, एक नजर में देखने से ये लगेगा कि डेंसिटी सॉलिड का क्या होता है? ज्यादा होता है ना? सो अगर सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी सॉलिड का क्या होना चाहिए? कम. लेकिन दिस फैक्टर is what? This factor is what? Delta P by delta V by V. Suppose there is a solid kind of a structure and you are giving it, applying some pressure delta P. For that, delta V will be very small, very, very small. That is why we said negligible. And if this is negligible,
or very small, then this whole term will become large, and that is why beta is too large, and hence velocity will be what larger. So that is why it is written solid and liquid have higher mass densities than gases, but solid and liquid are less compressible. Yani ki for same delta P, liquid will get compressed larger than that of solid, and gases will get compressed even larger than that of solid and liquid. And that is why velocity profile is like this in solid, liquid, and gases. Now, effect of temperature. It also depends on temperature. V equal to what? Gamma P by rho, and pressure can be written as what? PV इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है, ठीक है. सो यहाँ पे अगर तुम प्रेशर की बात करो तो PV इक्वल टू क्या लिख सकते हो? N को M बाई MRT. सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम. V को इधर ले जाओ, दिस विल बिकम रो RT by M. So P here is rho RT by M. Rho cancel होगा, gamma RT by M. So clearly you can see velocity is the function of temperature. Okay. When the temperature increases, speed of sound also increases. Effect of humidity. Humidity of air increases, density of air what? Decreases. ठीक है. अक्सर हमारे दिमाग में एक फॉल्स आइडिया होता है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है मतलब डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ रहा है. ऐसा नहीं होता. व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस. सो स्पीड, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो तुम्हारा डेंसिटी क्या होगा? घटेगा. और अगर डेंसिटी घट रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा. सो वेलोसिटी इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ड्राई एयर. ठीक है. सो दिस इज ऑल दैट वी स्टडीड इन दिस सेक्शन. Still wave is not over, but small portion of it we completed. So हमने सबसे पहले पढ़ा था wave क्या होता है. वो एक एनर्जी है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करेगा. ठीक है. नाउ वेवलेंथ क्या होता है? दो पॉइंट के बीच, दो नियरेस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जिनका डिस्प्लेसमेंट सेम है और फेज सेम है. यानी कि फेज सेम है, सिंपल. क्योंकि अंडर फेज दैट डिस्प्लेसमेंट एंड टेंडेंसी बोथ थिंग विल गेट कवर्ड. नाउ टाइम पीरियड क्या है? एक वेवलेंथ को कवर करने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड. वेव नंबर हमने पढ़ा था 2 पाई बाई लैम्डा. ओमेगा था 2 पाई बाई टी. वी था ओमेगा बाई के. वेलोसिटी, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. दिस इज प्लस साइन कब लेंगे? जब वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है. नेगेटिव साइन कब लेंगे? जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है. नाउ स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. दिस इज फॉर ट्रांसवर्स वेव. ठीक है. दैट इज टी बाई म्यू. स्पीड ऑफ साउंड वेव इन मटीरियल मीडिया, that is beta by rho. ठीक है. This is bulk modulus. Speed of sound wave in air, this is. And if you talk about Newton formula, the Newton formula V was P by rho, and this is according to Laplace correction. So Laplace correction में क्या हो गया? उन्होंने बताया adiabatic process होता है साउंड का एयर के थ्रू ट्रैवल करना, और न्यूटन ने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन and reflection of waves. Okay. Bye bye. Take care. I hope you all have got everything that I taught. Okay. Bye. Take care. Do read and stay happy and blessed. Bye.